नमस्कार, मैं संदीप मलिक और हमारे साथ आज है पंडित दीपक महाराज जी, जिनका कोई दूसरे अलग से परिचय का कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि उनका नाम ही उनका परिचय है। Definitely, he is the youngest son of Pandit Birju Maharaj ji, Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj ji, but at the same time, he has established his name as a male Kathak dancer, and we all know his charisma on stage. So, thank you, Bhaiya, coming for this discussion. And without further delay, we'll go straight away. मतलब establishment and sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. तो मतलब आजकल जो अर्थ सामाजिक जो परिस्थितियां है उसमें एक कलाकार को कोई भी कलाकार उस और कला में तो हम कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, हम सब कलाकार है, वही हमारा आइडेंटिटी है। फिर भी जैसे कि जो कला के साथ जो जेंडर आ जाता है उसके ऊपर कैसे उसका चलना शुरू होता है और फिर क्या-क्या मुसीबत और क्या-क्या एडवांटेज दोनों ही मिलता है, वो सब के बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए ही हमारे साथ है दीपक भैया। तो मैं पहले ये प्रश्न करेंगे आपसे, ये जानना चाहेंगे कि आपका एकदम बचपन कैसा रहा जब आप नृत्य शुरू किए? हाँ, संदीप भाई मैं कह रहा था, सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और आपके गुरु की बड़ी कृपा है, उनको भी प्रणाम करता हूँ कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए कलाकार हैं और बहुत ही अच्छे नर्तक हैं, बहुत ही कि अच्छे गुरु कृपा कोरियोग्राफर है, हैं। आप जैसे कि ये बातचीत शुरू होने से पहले भी आपको उनसे फ़ोन पे बात हुआ कि ये सच में मैं एक शिष्य बनना कितना ये शांति की बात है, ये मैं प्रकाश नहीं कर सकता हूँ। कि जब भी मैं अभी भी कुछ काम करता हूँ, उनका आशीर्वाद हुँ, लेके करता हूँ। जैसे कि ये जो विचार हमने शुरू किए, इसके लिए उनसे पहले मैंने बातचीत की कि महाराज जी से भी इसका आशीर्वाद मिला है कि ये काम कितना ज़रूरी है। उनके लिए महाराज जी भी बिल्कुल। आशीर्वाद दिए हैं और जैसे कि शाश्वती दीदी ने उनसे बातचीत कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग जो बड़े लोग हैं, उनके उनके जो पथ है, उसी में चलने का कोशिश में तो बस अभी आज के आपके साथ हूँ। हाँ, भैया प्लीज़ बताइए? मेरा बचपना जो बीता है, वो हालाँकि देखो बचपन तो हमेशा खेल और कूद में बीतता है, ठीक है? लेकिन जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि मेरी शिक्षा कब आरंभ हुई? अक्सर लोग ये पूछते हैं। तो मैं सबको एक ही उत्तर देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आरंभ तो शायद मेरे जन्म होते ही शुरू हो गया था। क्योंकि बात क्या होती है कि जो एक एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों तरफ है, हम लोगों की परवरिश, हम लोगों की जिस तरीके से हमने घर का माहौल देखा, बड़े छोटे तो मैं ये मतलब 4-5 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। तो मैं देखता था कि महाराज जी हमेशा कुछ ना कुछ कंपोज़िशन, कुछ ना कुछ सोचते रहते थे और कभी कुछ धुन बना रहे हैं। हम सोते-सोते भी सुन रहे हैं उस चीज़ को। तो कहने का मतलब होता है कि शिक्षा का आरंभ तो तभी से शुरू हो गया था। हालाँकि मेरा खेल-कूद की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था। मैं बड़ा माने और बहुत अच्छा क्रिकेटर मैं अपने समय का था। हाँ, मैं बड़ा अच्छा क्रिकेटर था। क्या बात! अगर मैं डांसर नहीं होता तो मैं शायद क्रिकेटर ही होता। क्या बात! तो लेकिन साथ ही साथ ये भी सब सुनता था संगीत और ये सब जो घर में चलता था माहौल जैसा था। तो बड़ा लगता था और फिर मैं महाराज जी को बड़े ध्यान से देखता था कि वो दिन-रात उसमें रमे हुए हैं, उसी में लीन हैं। तो उससे क्या हुआ एक इतना इंस्पिरेशन मिलता था कि मतलब कि क्या साधना थी उनकी कि एक-एक उँगलियाँ उनकी हारमोनियम पे थिरक रही हैं और वो सोच रहे हैं कि मुझे अब अगला क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या मैंने कभी उनको विश्राम करते हुए नहीं देखा, कि वो कभी विश्राम कर रहे हैं। तो मैं अपना खेलता भी रहता था और यहाँ म्यूज़िक भी सुनता रहता था और उसी बीच में तालीम भी चलती थी क्योंकि हमारी बड़ी दीदी कविता दीदी जयकिशन भैया हमारे बड़े भैया, उनकी तालीम देखता था। तो संदीप भाई मैं सच बता रहा हूँ मतलब कि बचपन हम लोगों का ऐसे ही गुज़र गया। क्या बात! आप नसीब
अच्छा भाई, बाय द वे भैया, मैं ये आपसे पूछना चाहेंगे कि ये तो आपका हाँ, घर का महल था जहाँ मतलब सभी कला के साथ जुड़े हुए हैं। पर जब आप हुँ, बचपन में स्कूल जाते थे, तो स्कूल में हाँ, दूसरे जो बच्चे हैं, उनको क्या पता था कि आप डांसर हैं? और उनका क्या मतलब रिएक्शन था? मतलब वो थोड़ा मैं जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो नॉन फैमिली से है ना, मतलब नॉन घरानादार फैमिली से है, वो ये बहुत हाँ, सारे इन सबको उनको झेलना पड़ता है। पर वो आप हुँ, लोगों के लिए, जैसे कि आप एक बड़े गुरु, बड़े मतलब महान कलाकार के बेटे हैं, तो इसलिए क्या उनको पता था या नहीं? उनको कैसा रिएक्शन था? मतलब स्कूल स्टूडेंट्स और टीचर्स जो थे, उनका क्या आपके मतलब उनके साथ आपका क्या रिलेशन था? कैसा था? डांस के हिसाब से? हाँ, नहीं बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैं सच बताऊँ संदीप भाई तो ये वाक़ई मेरे जितने भी दोस्त थे स्कूल टाइम में और हालाँकि मैं बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था मैं, शुरू से ही अच्छा नहीं था। मेरी तो क्वालिफ़िकेशन मतलब ठीक है बस थोड़ा चला लिया ठीक है, नहीं। क्योंकि आधा आधा दिमाग तो म्यूज़िक की तरफ था, कुछ दिमाग मेरा खेल की तरफ था और बहुत थोड़ा-सा मैं पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देता था। तो मेरे जितने यार दोस्त थे उस समय, मेरे जितने भी मित्र थे, उन सबको मेरा भविष्य पता था। आप डांसर ही वो बनेंगे। तो ये पहले से जानते थे। वो तो ये बोलते थे, "अरे महाराज" वो भी मुझे महाराज बोलते थे। कहते थे, "अरे महाराज तुमको तो ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा ये सब परसेंटेज लाने की, मतलब कि हाई मार्क्स चाहिए, बहुत बड़ा मार्क्स चाहिए।" तो क्योंकि मुझे तो पता है, आपके पिताजी तो वैसे ही बहुत मशहूर हैं। उस समय महाराज जी बिल्कुल एकदम पीक पर मैंने पीक फॉर्म में, कमाल हाँ, हाँ, वो तो है ही है। और तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब भी थे, वो भी बड़े दयालु थे। तो कभी मेरा मार्क्स थोड़ा कम आ गया, कुछ हो गया, तो पेरेंट्स मीटिंग बुलाई गई तो महाराज जी भी आ जाते थे। तो महाराज जी को देखते ही सबसे पहले तो श्रद्धा आ जाती थी लोगों के दिल में। वो प्रिंसिपल भी खड़े हो गए जी, उन्होंने भी नमस्कार किया, प्रणाम कर रहे हैं। तो बस ये था लेकिन बस महाराज जी ने हमेशा यही कहा कि देखो बेटा प्रयास करते रहो बस जीवन में। प्रयास ही सबसे बड़ी चीज़ है और क्योंकि वो खुद ही इतने बिज़ी रहते थे अपने काम में। भई ऑब्वियसली वो इतना कोरियोग्राफ़ी कर रहे हैं तो कथक इनमें जो नौकरी करते थे, इतना काम करते थे। तो हमेशा उनके दिमाग में कुछ न कुछ चलता था। तो बस यही था, तो पढ़ाई ज़्यादा ना सोचते हुए संगीत उसकी तरफ ज़्यादा मेरा ध्यान गया बिल्कुल। और जितना हो सका और बाकी मेरे दोस्त लोग हमेशा यही बोलते थे कि भई तुम तो कलाकार ही बनोगे, सीधी-सी बात मतलब है। वो भी आपके लिए प्राउड फ़ील करते थे कि हाँ, चलो ये हमारा दोस्त है कि भविष्य में जो एक कलाकार बनेंगे, ऐसा कुछ मतलब अंडरलाइन एक ऐसा रिस्पेक्ट भी था। जैसे कि वो वो पहले ही से ही वो चीज़ माने निश्चित हो गई थी। बिल्कुल निश्चित हो गई थी कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं अक्सर स्कूल फंक्शन में डांस करते गाना थे, गाता गाना। डांस भी किया। मैंने ममता ने हम दोनों ने मिलके कई-कई बार डुएट भी नाचा है स्कूल में और मैं गाना भी गाता था, तो थोड़ा सुर में गाता था लोगों को। तो सब लोग कहते थे कि भैया समझ ये में तो आ गए। बिल्कुल तो ही ये मतलब ऐसे कोई मतलब फ़ेवरेबल था, जो एटमॉस्फियर था वो आपके लिए थोड़ा मतलब ठीक था। मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम कभी भी टीज़ वगैरह की अरे डांस करते हैं, ऐसे कुछ सुनने को लिए नहीं मिला था। नहीं, नहीं, क्योंकि ऐसा ठीक है, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट था लोगों के दिल बिल्कुल। में, बहुत था। हाँ, ठीक, तो ठीक। अच्छा, हाँ, तो मैं बाद में जैसे कि आप कब से डांस परफॉर्मेंस तो बचपन से ही शुरू किए होंगे वो एकदम कब से शुरू किए थे आप? मतलब आपका याद है कि पहला परफॉर्मेंस जो आपने एकदम प्रोफेशनली किए थे ऐसे मतलब प्रेज़ेंट किए थे? अच्छा प्रोफ़ेशनली हाँ। हालाँकि महाराज जी के कई सारी कोरियोग्राफ़ीज़ में महाराज जी के डांस डायरेक्शन में मैंने पार्टिसिपेट तो किया था, वो तो बचपन से ही और कमानी हॉल की आदत थी कि कमानी हॉल में चढ़ गए, चाहे ग्वाल-वाल बने हैं, छोटे कृष्ण के सखा लोग बने हैं, तो वो सब तो हम लोग करते ही थे बचपन से। ऐसे ही मतलब पूरा फैमिली जैसे ही उसमें आपका एंट्री हो गया था मतलब एज़ अ फैमिली बस मेंबर। हाँ, हाँ। बस नहीं, ये बात तो लेकिन जो मेरा फर्स्ट परफ़ॉर्मेंस जो मेरा हुआ
जो कि बहुत प्रोफेशनली, और पहली बार मैंने सोलो किया था। तो वो कब था? हालाँकि उस दौरान उस दौरान भी मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था। लेकिन अ, एक चीज़ ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। साहित्य कला परिषद युवा महोत्सव हुआ करता था दिल्ली में। दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में, और पहली मर्तबा वो मैंने सोलो करीब 45 मिनट्स का किया था। तो मेरी हालत, तो क्योंकि मैंने सोलो की मुझे आदत नहीं थी, तो मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मतलब कि हे भगवान! अब ऐसा लग रहा था कि पूरे मंच में एकमात्र सिर्फ मैं खड़ा हूँ, हाँ, और म्यूजिशियंस इधर थे और तब आपका इतने उम्र सारे क्या बड़े। था? उम्र क्या था? आई एट दैट टाइम आई वाज़ 20 इयर्स, 20 साल का था मैं। 20 साल के। हुँ, हुँ। हुँ। उससे पहले तो जो शुरू तो मेरा बहुत बचपन से ही हो गया था, और कॉम्पोजिशंस में कहीं खड़े हो गए, कुछ नाच लिया, ये सब होता था। लेकिन साहित्य कला परिषद में मैंने सोलो परफॉर्मेंस किया था 45 मिनट्स का। जी। तो उस समय मेरा चेहरा बिल्कुल ब्लैंक, फेस मेरा ऐसे, क्योंकि उस समय इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और बड़ी ऑडियंस, मतलब उस समय जो ऑडियंस थी, उसमें बड़े-बड़े बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग सब बैठे हुए सामने, और मेरी हालत ऐसी हो रही है। तो लेकिन बड़ी ईश्वर की कृपा रही कि मैंने उस कार्यक्रम को करने के बाद मैं नीचे आया, और सबने बड़ा आशीर्वाद दिया। सबने कहा कि बेटा, कि जो भी बड़े बुजुर्ग थे मेरे, सबने बोला कि अपनी परंपरा को बढ़ाओ, और तुम्हारे अंदर वो बात दिखाई दे रही है। बिल्कुल। ये जो प्रशंसा होती है ना, कि दिखाई दे रहा है तुम्हारे अंदर, वो ये अंग वो। बिल्कुल, ये एक तरफ से जैसे कि इंस्पिरेशन है, दूसरी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाता है ना? कि बहुत, बहुत। इंस्पिरेशन है कि चलो आगे और अच्छा करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मुझे अच्छा ही करना पड़ेगा, नहीं तो मुसीबत है। मतलब ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये थोड़ा बहुत अभी आके हम लोग भी समझ सकते हैं कि जब बड़े लोग, बड़े गुरु आशीर्वाद करते हैं, तो एक तरह से जैसे कि वो इंस्पिरेशन मिलता है, दूसरी तरह से इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि नहीं, मुझे ठीक से करना है इसको आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। हाँ। तो जैसे कि आप महाराज जी के बेटे होने से, आप जैसे कि एकदम बचपन से आप बहुत सारे प्रोग्राम किए, कोरियोग्राफी की, ये सब बहुत कुछ किए हैं। और इसके हुँ, साथ-साथ आपने अपना जो सोलो का एज़ अ मेल डांसर जो अपना जो मतलब परिचय बनाया, वो भी हम हुँ, सबको मतलब क्या बोले, उसका कोई बोलने का कुछ है नहीं, क्योंकि वो है, आप है अपने हिसाब से। पर फिर भी हुँ, आपको ये मैं प्रश्न करना चाहेंगे कि जैसे कि जो एक मेल डांसर की जो स्ट्रगल होता है, जो नॉर्मल होता है, उसके हुँ, हिसाब से जैसे कि ऑर्गेनाइज़र कैसे एक्सेप्ट करते हैं, हाँ? और उसके लिए तो क्या-क्या मतलब क्या-क्या ऐसे कुछ आपके दिमाग में है कि हाँ, ये जो होता है नॉर्मली, ये होने से किसी जगह जाके ये एक थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि चाहे वो मेल-फीमेल का हो, ये कोई हुँ, घरानादार या नॉन घरानादार के हो, या तो कोई मतलब अच्छा नामी कलाकार के साथ उनका बेटा का या बेटी का, मतलब उनका जो सॉन और डॉटर का ये कंपैरिज़न होता है। ये इस हुँ। सब लेके आपको क्या मतलब सोच है? मतलब आपका क्या मतलब विचार है? नहीं, पहली बात तो मैं कभी इस भावना से, जब भी मैंने नृत्य किया है, मैंने जब भी नृत्य किया है, एक तो महाराज जी ने हमेशा एक बहुत ही अच्छा लेसन सिखाया कि बेटा, कभी अपने इर्द-गिर्द ना देखना, कि तुम कौन से घराने के कौन से लोग तुम्हारे आस-पास में, तुम्हारे इधर हैं। स्वयं को इतना सुंदर बनाओ, और इतने 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 सक्षम कलाकार बनो अपने आप को, और अपने नृत्य को इतनी सुंदरता से उसका जो प्रेज़ेंटेशन है, ये महाराज जी का मंत्र है। ये महाराज जी ने समझाया। हालाँकि पहले शुरू में मेरे मन में बड़ी भावना ये थी कि अरे! मैं ये दिखा दूँगा, मैं वो कमाल करके दिखा दूँगा। अरे! ये देखो, ये मैं हूँ। अब होता क्या है ना, तारीफ़ जो चीज़ होती है, जिसको हम प्रशंसा बोलते हैं, वो बड़े कम लोगों को डाइजेस्ट हो पाता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। ये चीज़ ऐसी होती है, अगर आप इसको ग्रहण करके और उसको समर्पित कर दीजिए अपने पूर्वजों को, गुरुओं को, तो इससे क्या होता है, जो एक भार होता है शरीर पे, वो हल्का हो जाता है।
वो आप ऊपर उठ जाते हैं, हल्का। बस। कितना नहीं सुंदर, मतलब मैं हल्का हो जाता हूँ, मैं सब उनको दे देता हूँ। तो कितना सुंदर सोच है। तो यही सोच क्योंकि हमने सदा महाराज जी को देखा और मैंने देखा कि भैया वो आदमी जिसने इतना बड़ा कमाल किया स्टेज पे, वो जैसे ही नीचे आते हैं, ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं और सभी के साथ ऐसे मिल रहे हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी। तो हम लोगों के दिल में एक तो कभी कंपैरिजन की कोई बात नहीं आई। मैं पहली बात तो कॉम्पिटिटर बन के, हालांकि ये भावना महाराज जी ने ही चेंज की मेरे मन में। अब जिस समय यंग थे उस समय तो काफी ज्यादा था, लेकिन उसके बाद ये सब भावनाएं मेरे अंदर से, अब तो ऐसा हो गया है, बिल्कुल ऐसा शांत हो गया हूं मैं। अब मुझे ऐसा लगता है महाराज जी एक ही बात कहते हैं, अपने आप को कृष्ण समझो, ये हूं मैं, ये तुम्हारी आंख खुली। और जैसे मेरा आगमन होता है मंच पे, उस समय तो मैं उनका आह्वान करके और मैं चला गया मंच पे। क्या तो बात। जब मैंने उनको आह्वान कर ही लिया है, तो फिर मुझे क्या, फिर तो मैं तो उस मंदिर के प्रांगण में सबसे बड़ा वो हूँ पुरोहित, और बाकी सब भक्तगण लोग हैं। कितना अच्छा सोचा है। तो मैं ये मतलब जो आपने जो जहाँ लेके गए ना आपका बात, तो मैं जी। अपना जो इच्छा है ये इसको मैं रोकना नहीं चाहेंगे। इसके ऊपर हम्म। थोड़ा कुछ मतलब कि गाना या तो कुछ पढ़न कुछ भी मतलब, क्योंकि आप ऐसे उसको लेके गए ना बातों को कि मन कर रहा है कि कुछ सुने या तो कुछ देखे, जो भी है कुछ भी। संदीप भाई वैसे आपकी बात बहुत सही है, और अभी आपने जो फरमाइश की है ना, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि मुझे सच में बोलना नहीं आता है। और कई अभी तो खैर आप, क्योंकि भाई नहीं, नहीं, आप अब बहुत नहीं, आप नहीं, मेरे दिल क्योंकि के आप करीब। जो बोल रहे हैं ना वो इतना मतलब मन की जो अनुभूति है, उपलब्धि है, उसी से बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए ये अलग ये बोलने का कुछ ऐसे नहीं है, क्योंकि इसीलिए देखिए ना मेरा मन कर रहा है कि ये जो विचार है और वो दिख रहा है मुझे, वो आप जब थोड़ा बहुत कर रहे थे तो वो, तो हाँ, इसीलिए मैं ये इच्छा समझ। प्रकाश की कुछ भी। नहीं नहीं, एक्चुअली असली परिचय तो वही होता है। कोई अगर मुझसे ऐसे पूछ ले ना कि अरे मैंने सुना आप महाराज जी के बेटे हैं, कोई ऐसे पूछता है आप महाराज जी के बेटे हैं तो आपको कैसा लगता है, आपको, मैंने कहा, और आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देखिए ऐसा है, कभी मेरा प्रोग्राम हो, आप आइए, आके देखिए। और एक बार तो मैंने इंटरव्यू में ये भी कहा, मैंने कहा महाराज जी की झलक ना दिखे अगर मेरे नृत्य में, तो क्या हुआ? तो मैं क्यों बोलूं ये बात। ये तो सारी दुनिया जानती है कि मेरी जब बायोग्राफी पढ़ी जाएगी तो उसमें तो ये मेंशन हो ही जाएगा कि आई एम सन ऑफ शॉन पंडित ऑफ, बिरजू हाँ, महाराज। शॉन ऑफ डेफिनेटली, ये तो सबका ही होता है। और ये लेकिन मैंने ऐसा क्या वो क्रिया किया कि जिससे लोग कहें कि अरे वाह क्या बात है, वाह महाराज जी की झलक दिख गई। उसने ऐसा ठाट लगाया और वो अंदाज बना के जो आंख उठाई है, आहा, 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 कि वो ऐसा लग रहा है कि क्या बात है, अरे वाह ये, इसकी आंखों में ना वो खानदानी पना दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात, चाहे कितना वो सुंदर। कुछ भी है। अब एक गाना, इतना महाराज। एक लाइन कुछ गाना, एक लाइन कुछ गाना, गाना, एक लाइन। अच्छा एक लाइन से ज्यादा नहीं गाना है हाँ, मुझे। नहीं सुनाइए। नहीं, चलो ठीक है, मैं मेरी एक बड़ी खास मुझे महाराज जी की एक ठुमरी बड़ी पसंद है। मैंने मेरे बाबा की लिखी हुई है, स्वर्गीय बिंदाधन महाराज जी की, कि कि तोरी मैं ना मानूंगी, कि तोरी मैं ना मानूंगी, वाह, ये झूठी बतियां। कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर। तो बड़ा खूबसूरत इसका कॉम्पोजिशन है, मैं थोड़ा गा के सुना देता हूँ। हाँ थोड़ा गाता हूँ इसको। हाँ। तोरी मैं ना, तोरी मैं ना, अरे तोरी मैं ना मानूंगी झूठी बतिया करते, तोरी मैं ना मानूंगी झूठी बतिया करते। अब इसमें कैसे,
कि कृष्ण से रूठी हुई है राधा, तो कह रही है कि तोरी ए मैं ना मानूंगी झूठी। अब यहाँ शर्माना बतियां कर आहा आहा आहा। कि तोरी ए मैं ना मानूंगी झूठी बतियां कर। वाह 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 वाह, कितना सुंदर, थैंक यू। अब उसके अगर विस्तारिक भाव दिखाना शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबा चलेगा। नहीं, पर उसके लिए परफॉर्मेंस होना ज़रूरी है। ऐसे बातों में मैं भी आपसे ये गुज़ारिश नहीं करेंगे कि नहीं, नहीं, क्योंकि ये इसी के लिए ही हम लोग ये आलोचना शुरू किए कि जैसे कि हाँ, आज लॉकडाउन चल रहा है, तो सभी कलाकार अपने आप को पॉज़िटिव रखने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हम्म, हूँ, आप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जैसे कि ऑनलाइन में अभी बहुत सारे प्रोग्राम भी आ रहा है। पर इसका क्या मतलब भविष्य, क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि कैसे चल रहा है और ये कैसा होना चाहिए? मतलब इसके बारे में थोड़ा आपका विचार जानना चाहेंगे। देखिए संदीप भाई, ऐसा है कि ऐसी बहुत सी शिकायतें जीवन में रह जाती हैं मन में। और हालांकि आदमी थोड़ा सा कुछ डर भय की वजह से, हो सकता है शायद कुछ औपचारिकताएं होती हैं जीवन में, आदमी नहीं बोल पाता है, नहीं बोलता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से आप हैं या अन्य जितने कलाकार हैं जो कि बड़े मन से और बड़ी आत्मा से काम करने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मौका, जितना अवसर हमारी सरकार को जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए। पहले क्या था? पहले ज़माने में क्या था? सांस्कृतिक कार्यक्रम, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, डांस, चाहे बड़े-बड़े रजवाड़ों में राजा-महाराजाओं के सामने, चाहे नवाबों के सामने, पहले यही होता था। और वही सबसे बड़ा आनंद था और उनके जीवन का। एंटरटेनमेंट यही था। चाहे लोक नृत्य है, लोक संगीत है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग तो वो विरासत लेके चल रहे हैं साथ में। तो उस विरासत को उतना इम्पोर्टेंस देना और उसके लिए बड़े से बड़े अवसर, उसके लिए मौके हर एक कलाकार को मिलते रहे हैं। सभी लोग, मैं केवल ये नहीं बात करूँगा, अरे मुझे मिल जाए, अरे सबको मिले, हर घराने के वो हर एक वो योद्धा जो इस रणभूमि में हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो भविष्य इसका क्या होने वाला है, ये तो ईश्वर जाने। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई, अभी तो ख़ैर कोरोना वायरस तो बाद में आया। कोरोना वायरस से पहले से ही जो मैं दशा देख रहा था कि कलाकार कितनी मात्रा में और कितनी ज़्यादा प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अगर आप लोगों से अच्छा संबंध बना के रखिए, चलो ठीक है, संबंध तो अच्छा हमेशा हमेशा बना के ही रखना चाहिए। और एक अपना अपना एक एटीट्यूड होता है, बातचीत का एक तरीका होता है, और सबसे सबसे बड़ी चीज़ है आपका काम। आपका काम बहुत सुंदर होना चाहिए, आपका हर एक चीज़। तो जिस मात्रा में अवसर मिलना चाहिए कलाकारों को, मुझे लगता है ये तो वायरस बाद में आया, उससे पहले भी मैंने देखा कि हाल ऐसे ही था, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिख रहा था। अब तो सोने पे सुहागा हो गया, अब तो वायरस भी आ गया बीच में, अब तो सब घर बैठे हैं। तो बेचारे जो परिश्रम कर रहे थे, जो बाहर थे या जो जिनका संपर्क है विदेशों में या कहीं भी देश में, तो अब तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। अब सब लोग ऑनलाइन पे आ गए हैं। लेकिन ऑनलाइन में कार्यक्रम का मज़ा वो तो नहीं है संदीप भाई, जैसा आप नाचे या मैं नाचा या अन्य नहीं, नहीं, वो तो बाकी जो बिल्कुल लोग। है नहीं। क्योंकि पब्लिक से जब तक आपका एक ऐसा इंटरैक्शन और आपस में मिलना, ये एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है आपको। अब आप स्क्रीन के अंदर चाहे जितना भी ठाट लगा लीजिए, देख तो लेंगे आप मुझे, ऐसे तो आप देख ही लोगे मुझे। लेकिन उसका जो एक, वो क्या बोलेंगे, एक लो, लॉ होती है हाँ, ना, जो एक एनर्जी एनर्जी जो ट्रांसफर होता है ऑडियंस के साथ आर्टिस्ट का। वो कैसे पहुंचेगी? बिल्कुल, वो मैं कैसे? बिल्कुल। तो खैर ईश्वर ना करे कि जीवन भर इसी पे ही हम लोग निर्भर रहें। मैं तो चाह रहा हूँ। और
फिर से सामान्य हो स्थिति, और भगवान करे ये समस्या, ये जो समस्या चल रही है, इसका जल्दी से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले, खत्म हो ये चीज़, ताकि हम सब मिलें, बिल्कुल। निर्भय हो आपस और मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपका कोई मैसेज, चाहे वो मतलब कोई भी कलाकार, मैं क्या, क्योंकि मैं पूरा सबको अगर इसमें उनका जो जर्नी है वो शेयर कर सकता तो अच्छा लगता, पर वो तो संभव नहीं है, इसीलिए मैं मेल डांसरों को लेके कर रहा हूँ। पर डेफिनेटली मतलब इट्स फॉर द डांसर्स, इट्स नॉट फॉर द मेल और फीमेल, इट्स ऑलमोस्ट सेम द जर्नी दैट वन इज लाइक फेसिंग इन हिज और हर लाइफ। तो में। आपके उनके लिए आप क्या, मतलब आपका कोई विचार या उपदेश जो भी कहेंगे, खास करके इस मतलब हालात में वो अपना कैसे संतुलन बना के रखना चाहिए उनको, और अपने ऊपर विश्वास को कैसे कायम रखते हुए चलना चाहिए, मतलब ये कुछ। देखो, सबसे पहले तो ये है कि पहले तो सबसे बड़ा ध्यान वो ये है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान करना चाहिए कि आपकी विरासत क्या है, आपकी कल्चर क्या है। ये मैंने कई बार और कई लोगों को भी बोला है ये बात। ये आपके सिर का ताज है, जिसको हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और डांस बोलते हैं। आज आज हिंदुस्तान की जब पहचान हम बताते हैं, तो यही चीज़ सामने आती है, नंबर 1। तो कहने का मतलब है इसके पीछे कितनी साधना है। पेशेंस ज़रूरी है, मन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो ठीक है, पाश्चात्य संगीत की तरफ, वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ भी अ, आजकल के यंगस्टर्स बड़ा भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं। थोड़ा बहुत बॉलीवुड का भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, सबका अपना काम है, सबका अपना काम, ठीक है? तो कहने का मतलब है, लेकिन जो शास्त्र नृत्य है, जो जिसको बोलते हैं अपनी एक शुद्धता, अपनी जो है, उस विरासत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और पेशेंट। सभी को सभी को ध्यान में रखना चाहिए। आज के यंगस्टर्स भी जितने भी हैं, उन लोगों को भी मैं, हालाँकि मैं किसी को रोकता नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि आप वेस्टर्न की तरफ मत जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो ये खिला है, जो वृक्ष जो खिलता है, उसका जो जड़ है वो क्लासिकल है। तो हम उस जड़ को कैसे भूल जाएँ? बिल्कुल। वो एक विरासत है, वो आपकी अपनी है। जैसे कहते हैं ना, मेरा अपना घर, तो मेरा अपना घर क्या है भैया? मैं अपने घर में आता हूँ, आखिर आप दुनिया में घूम घूम लीजिए, काम कर लीजिए, कहाँ आएँगे? वापिस उसी शून्य में, उसी घर में। और घर में क्या है? शांति है। घर में क्या है? अपने लोग हैं। आप प्यार मोहब्बत से आपस में बातचीत कर रहे हैं, घर का बना खाना खा रहे हैं, तो इसको तो मैं तुलना क्या करता हूँ, ये जो घर है जहाँ पर आपको एक सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, जो आपको एक मेडिटेट करता है आपके दिमाग को, वही क्लासिकल है। क्या बात, कितना सुंदर बताया, और फिर थैंक यू हम लोग भैया। निकल जाते हैं। हाँ, बहुत बहुत, मतलब मैं तो आपको थैंक यू नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका समय और आपका जो जर्नी ये मेरे से, और ये मैं जब पब्लिश करेंगे तो सबके साथ ये जो शेयर किए हैं, तो मेरे ख्याल हुँ, से ये सबके लिए एक दिशा मिलेगा, और खास करके जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए, हुँ, क्योंकि एक कलाकार की जर्नी कैसे होता है, और हुँ, कितना उनको मतलब अ, मतलब संतुलन बना के रखना चाहिए, ताकि बिल्कुल, किसी भी हालत पे वो मतलब ना टले अपने जो जगह है उससे। और श्रद्धा के साथ, और ये सब जो सुनने को लिए मिला है, तो क्या बताऊँ भैया, सबकी तरफ से, ये मेरे तरफ से नहीं, सबकी तरफ से जो भी देखेंगे उन सब की तरफ से बहुत-बहुत, क्या बोलूँ? अरे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद संदीप भाई। अंत अंत में केवल मैं इतना कहना चाहूँगा, अंत में मैं सिर्फ़ केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम जब मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो उस समय केवल हम लोगों के मन में केवल एक ही भाव होता है, केवल शांति। शांति। मन में होती है शांति। वहाँ पर ना कुछ शोर, ना गुल, ना कुछ कोई बातचीत नहीं। उस समय केवल क्या होता है? ध्यान, ईश्वर के लिए। तो वो क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये सब चीज़ें वहीं से ही उसकी उत्पत्ति हुई है।
आप इबादत करते हो, तो इबादत करने से ही आपको उनका कर्म मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लासिकल को मैं बिल्कुल उसी उसी स्टेज पे रखता हूँ। ये वही है, उसका स्थान वही है। और बाकी तो ठीक है, दुनिया है, चल रही है दुनिया और सभी लोग अपने-अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन मैं अपने हिसाब से चलूँगा, जो मेरा अपना है, जो परंपरा चली आ रही है। ठीक है? बहुत सुंदर तो भैया। चलिए भाई